वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के माध्यम से 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। बीए सेमेस्टर थर्ड यानी कि जो है थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 जियोग्राफी का ये क्वेश्चन पेपर है। जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना है। यानी पर्यावरण और आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज यानी कि आपको पढ़ना है जलवायु परिवर्तन। तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको 1.5 घंटे का दिया गया था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न पत्र हमारे ख्याल से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूं कि इसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे। उन 75 प्रश्नों में से आपको केवल और केवल 50 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अगर आप 50 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो आपका एक प्रकार से मान लेते हैं शुरुआत के 50 प्रश्नों के तहत ही आपकी कॉपी चेक होगी, यानी कि मूल्यांकन केवल शुरुआती 50 प्रश्नों के ही किए जाएंगे, मतलब आंसर चेक बाकी के नहीं किए जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप केवल 50 प्रश्नों को छांट लीजिए जो आपको अच्छे तरीके से पता हो, उन्हीं के उत्तर देने हैं। पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है और ख़ास करके मैं इसको जानने का प्रयास करता हूँ। हिंदी में थोड़ा सा मुझे सहजता होती है क्वेश्चन को पढ़ने में। इंग्लिश में मैं अपने आप को असहज महसूस करता हूँ पढ़ते वक्त, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में कोई पता नहीं कौन सा शब्द क्या लिखा हुआ है, कभी कोई साइलेंट होता है, कभी पी को सा ही पढ़ लिया जाता है, तो कोई उनका मतलब नहीं। और हिंदी में तो भाई हिंदी अपनी है ही जबरदस्त भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो खास करके देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए। पहला प्रश्न आपका है भाई, पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द जो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण का पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है भाई? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। पहले का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो वनस्पतियाँ होती हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से। पर्यावरण का ये जैविक घटक हैं वनस्पतियाँ, जबकि मृदा, जल और वायु ये सब भौतिक घटक हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये अजैविक घटक है। मृदा, जल, वायु ये अजैविक घटक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के, जबकि वनस्पतियाँ जो होती हैं जिनमें जीव होते हैं वो जैविक घटक होते हैं। मैंने ऑलरेडी जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था विस्तार से इसको बताया था। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ था मेरे द्वारा बताए गए। अगला प्रश्न है द मोस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर सोल कंजर्वेशन इज, यानी मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मृदा संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है मृदा को बचाने का वो फसल आवर्तन है, यानी कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था टेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी टेहरी बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है। और ये 2 बार आपका यह प्रश्न पूछा गया है, बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार और आपके भी आगे चलेंगे तो आपका प्रश्न ये पूछा जाएगा, ठीक है। यही प्रश्न सेम, तो 2 प्रश्न एक जैसा पूछा गया था। देखिए प्रश्न आपका है टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है भाई? और टेहरी नदी जो बांध है ये मुख्य रूप से गंगा नदी की 2 सहायक नदियां हैं। जैसे 2 नदियों के मिलने से आप देखते हैं भालक जो है भागीरथी, और एक नदी आपकी और है जो है भीलांगना। भागीरथी और भीलांगना के संगम पर टेहरी बांध जो है बना हुआ है। इसमें आपका भागीरथी दिया हुआ, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन भागीरथी, क्योंकि भागीरथी प्रधान नदी है, भीलांगना से थोड़ी बड़ी है, तो इसीलिए भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। द मोस्ट एविडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वोल्केनिज इज, बताएं ज्वालामुखियों में से निकलने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो कौन सी है? ज्वालामुखियों में सबसे अधिक जो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है गैस वो है जलवाष्प। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई कि एमंग ऑल रिकॉर्डेड स्पेसाइज इन द वर्ल्ड इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट, यानी विश्व की सभी दर्ज प्रजातियों में भारत का हिस्सा लगभग कितना है? तो लगभग 10 से 12%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न
छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, यानी कौन सी प्राकृतिक आपदा इनमें से नहीं। देखिए भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए यहाँ पर सुनामी को यहाँ पर टी सुनामी लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेजी में है मतलब ये दूसरी भाषा में, अंग्रेजी भी नहीं है सॉरी। तो प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं भाई, शॉर्ट सर्किट फायर, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, सरदार सरोवर डैम इज स्टेब्लिश्ड ऑन, सरदार सरोवर बांध स्थापित किया गया है किस नदी पर भाई। तो इसका 7वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी, नर्मदा रिवर इज राइट आंसर। सरदार सरोवर डैम इज स्टेब्लिश्ड ऑन नर्मदा रिवर, ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थापित किया गया है। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। देखिए भौतिक पर्यावरण के तत्व की बात की जाए, देखिए खनिज, झील, मानव बस्ती, मिट्टी। खनिज, झील और मिट्टी ये जो है ये भौतिक पर्यावरण का तत्व हैं, जबकि मानव बस्तियाँ जो हैं ये नहीं है। मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट जो है ये भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, सारे प्रश्न लगभग मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से हैं और क्वेश्चन पेपर जो मैंने बताया था उससे, और बाकी आपका जो मैंने सॉल्व करवाया है, आपका क्या बोलते हैं सॉरी, जो चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई 2-3 वीडियो हैं, उनको अगर आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर वहीं से आए हैं। अगला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है भाई। तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी इस पुस्तक को लिखा है किस विद्वान ने भाई, इसको लिखने वाले विद्वान है ओडम। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ओडम महोदय ने लिखा है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु यूज्ड द वर्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ई हैकल, करेक्ट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल, यही यानी ई माने अर्नेस्ट ही होता है, तो ई हैकल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन मतलब इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेडुकेशन ऑफ हार्ड रिस्क, यानी जोखिम प्रकोप के न्यूनीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्ष सम्मिलित नहीं है। पुनर्वास, पूर्व तैयारी, निवारण, ये सब संकलित है भाई, प्रतिक्रिया नहीं संकलित है, रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न है, व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो इज इन जो है करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ऊर्जा प्रवाह का सही रूप क्या है। तो ऊर्जा का प्रवाह का सही रूप क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे सूर्य यानी सन, प्लांट और एनिमल, सूर्य, पौधे, जंतु। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न आप देखेंगे, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं भाई क्या, उसको बोलते हैं इकोटोन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन बोलते हैं, 13वें के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 14वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, हु क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी, पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है ये किसने गढ़ा, यानी किसने दिया। तो एजी टांसले महोदय ने दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सारे प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्टार्ट्स अ फूड चेन, यानी निम्न में से किस प्रक्रम से खाद्य श्रृंखला आरंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 16वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत नहीं है। देखिए पेट्रोल जो है नवीनकरणीय स्रोत आपका नहीं है, दोबारा आप नहीं बना सकते हैं। पवन सॉरी हाँ नहीं है, आपसे पूछ रहा है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो बिल्कुल पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ये नवीनकरणीय स्रोत हैं, जबकि पेट्रोल जो है नवीनकरणीय स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा भाई, 16वें का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्राकृतिक गैस भी आपका नहीं होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द जो है प्रायोरिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से
कौन संपोषित विकास की प्राथमिकता में सम्मिलित है? जैव विविधता संरक्षण बिल्कुल संकलित है भाई, ये प्राथमिकता में संकलित है बिल्कुल। नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बिल्कुल ये भी संकलित है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु सेज दैट द टोटली ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्वायरमेंट, यानी किसने कहा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है? पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए ऐसा कहा था हैकल महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, हैकल महोदय। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द रेड डाटा बुक ऑफ द जो है थ्रीड स्पेसीज इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशंस, यानी संकटापन्न प्रजातियों की रेड डाटा बुक किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा भाई ये जारी की जाती है? IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, 20वां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। देखिए इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। निम्न में से कौन इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? इन सीटू का देखें, बाघ रिजर्व है, राष्ट्रीय पार्क, वन्य अभ्यारण्य, ये सब है, बीज बैंक नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ बायोडाइवर्सिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता से संबंधित है? देखिए जैव विविधता से संबंधित इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? जैव विविधता संबंधित जो है आपका वो कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये आपका जैव विविधता से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, यानी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, बताएं जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा भाई इनमें से? जैव विविधता क्षेत्र जो संपन्न क्षेत्र है इनमें से वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ट्रॉपिकल रीजन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर का डी ऑप्शन इज राइट, जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN सिचुएटेड, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय या मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, ऊपर शायद नहीं पूछा गया था, ठीक है, चले बताएं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो इसका कार्यालय जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? 23 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 24 नंबर देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जो है सुनामी, यानी कि निम्नलिखित में से किस कारण से सुनामी उत्पन्न होती है? महासागर में भूकंप आने से, वन विनाश से, वैश्विक भूतापन से, सूखा से। बिल्कुल महासागर में भूकंप आने से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, ऑप्शन सुनामी उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था भाई? तो किस वैज्ञानिक ने किया था उसको किया था, इन्होंने किया था किसने? वाल्टर जी रोसेन ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी, यानी निम्न में से किसे जैव विविधता में सम्मिलित किया जाता है, बताएं। जैव विविधता में वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, जंतु सभी को सम्मिलित किया था, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मेड इन इंडिया, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम बना था वो कब बना भाई? वो बना है 1972 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, ऑप्शन नंबर ए 27 का। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज़ इज हेडक्वार्टर एट, यानी कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है भाई? वो चेन्नई में अवस्थित है, तमिलनाडु में चेन्नई पड़ता है, वहीं पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी निम्न में से कौन वनों के विनाश का कारण है, बताएं। कृषि योग्य भूमि का विस्तार, बिल्कुल, अधिक पशुचारण,
झूमिंग कृषि, ये सब एक प्रकार से वन विनाश के महत्वपूर्ण कारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा 29 का। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड शुड बी जो है कवर्ड बाई फॉरेस्ट्स फॉर इंटरनेशनल मतलब इन्वायरमेंटल बैलेंस, यानी पर्यावरणीय संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का प्रसार होना चाहिए। तो 33.33 यानी 33% जो है ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए परसेंट पर भूमि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज क्रीपिंग डेथ, निम्नलिखित में से किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई, सोल इरोजन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। 31 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जो है ब्रंटलैंड कमीशन इज रिलेटेड टू, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड जो आयोग है भाई ये किससे रिलेटेड है, ये पोषणीय विकास से यानी सतत पोषणीय विकास से यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ब्रंटलैंड आयोग या ब्रंटलैंड कमीशन। 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मेन केस ऑफ एसिडिटी इन रेन वाटर, यानी निम्न में से कौन सी गैस वर्षा के जल में अम्लीयता का प्रमुख कारण है। तो SO2 जो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इज राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से अम्लीय वर्षा होती है। 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, विच गैस इज रिलीज्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी परिवहन क्षेत्र से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 36 नंबर आपसे पूछा गया था एग्जाम में, देखेंगे प्रश्न। और एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए भाई, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द कैरेबियन सी रीजन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरेबियन सागर क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरेबियन सागर क्षेत्र में किस नाम से पुकारते भाई, उसको बोलते हैं हरिकेन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखें 37 नंबर प्रश्न है, हु सेड, किसने कहा, नेचर कैन प्रोवाइड फॉर ऑल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बट नॉट दियर ग्रीड्स, यानी किसने कहा प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन उसके लालच को नहीं। ये कथन है मोहनदास करमचंद गांधी जी का यानी महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर, जिन्होंने डी लगाया उनका नंबर 1 का ऑप्शन है, मतलब उनको नंबर मिलेगा। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, बताएं। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है भाई, नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगर नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व जो है सबसे बड़ा है भारत का। अगला प्रश्न आप देखते हैं 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न क्या है भाई, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, इन विच वेदा ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेज बाई प्लांट्स हैज़ बीन टोल्ड, यानी किस वेद में विभिन्न रोगों के वनस्पतियों के द्वारा उपचार के बारे में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा, उस वेद का नाम है अथर्ववेद। 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, यानी चिपको आंदोलन संबंध रखता है किससे भाई, वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं भेजी, मीना का जलवा, यानी मीना का यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। और ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 42 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा वैश्विक तापन का परिणाम है। वैश्विक तापन का परिणाम है ग्लेशियर पिघलते हैं, इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, समुद्र का तटीय जो क्षेत्र है तटीय इलाका है वो डूब जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। इन सारे प्रश्नों को मैंने बार बार आपको बताया था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया था, ठीक है।
43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलप जो है डेवलप डेवलपन डिफ्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो आप सभी को पता होगा जो CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे उत्तरदायी गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है रेफ्रिजरेटर से यानी कि जो फ्रिज वगैरह होती है उनसे निकलती है। अगला प्रश्न है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC का फुल फॉर्म ही पूछा गया है अभी। तो इसका भी आपका क्वेश्चन अगर पूरा पेपर अगर पढ़ेंगे तो 2-3 प्रश्न आप वैसे कर ले जाएंगे। 44 नंबर प्रश्न जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी IPCC वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 44 नंबर का। 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 44 का ए ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। तापमान में वृद्धि होती, बिल्कुल। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होती जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आप देखेंगे 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में, बढ़िया प्रश्न था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी थी। तो भाई मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्तरदायी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सभी को पता भी होगा आप में से। ठीक है, आपको बता दूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने, ओके, ताकि सभी लोगों का भला हो सके, सभी लोग फ़ायदा में हो सके। आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर अभी नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनकी यूनिवर्सिटी का पेपर आपका हो चुका जिस तो उसके लिए ये आंसर की है। ठीक है, बाकी के लिए एक प्रकार से मॉडल पेपर का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है और लिखित के लिए भी। अगला प्रश्न आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है कि क्षति को कम करना, पीड़ितों की रक्षा करना, पुनर्निर्माण करना। बताएं आपदा प्रबंधन का क्या उद्देश्य है भाई। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 48 नंबर प्रश्न आपका सर्वाधिक प्रभावी जल प्रदूषक कौन सा है। मोस्ट इफेक्टिव वाटर पोल्यूटेड, देखिए औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज ये जो होते हैं ये सर्वाधिक जल को प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। तो भारत के खास करके असम में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। 49 नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन असम। अगला प्रश्न आप देखेंगे 50वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड ऑन, यानी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी भाई बताएं। 50वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 30 जून 2008 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 51 नंबर प्रश्न देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल कार्बन सिंक, यानी निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। तो भूमंडलीय कार्बन सिंक जो माना जाता है वो भूमध्य रेखीय वर्षा वन को माना जाता है। 51 नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, भूमध्य रेखीय वन यानी कि जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अगला प्रश्न आप देखते हैं 52 नंबर प्रश्न है द टोटल नंबर ऑफ मिशन इंक्लूडेड इन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आर, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित किए गए मिशनों की कुल संख्या कितनी है। तो 8 मिशन थे। ऑप्शन नंबर इसका 8 मिशन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 52 का भी। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज, इन जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 54 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड बाई पैडी फील्ड्स, यानी कि धान के खेतों में
कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धान के खेतों में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। और खास करके चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। क्लियर, जो चींटी होती हैं लाल वाली। अगला प्रश्न आप देखेंगे 55 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेहरी डैम इज बिल्ट, यानी निम्नलिखित में से किस नदी पर टेहरी बांध निर्मित है? तो भागीरथी नदी पर। दोबारा प्रश्न यही पूछा गया। देखें, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा देखें, परमाणु विस्फोट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन कोई प्रामाणिक मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर प्रश्न है, व्हेन डिड द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड, यानी कि गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया, कब लॉन्च किया गंगा एक्शन प्लान? तो गंगा एक्शन प्लान की बात की है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 57 का आपका करेक्ट आंसर होगा क्या भाई? 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1986। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1984 भी मिलेगा, 1985 मिलेगा, लेकिन 1986 चूँकि 1985 ऑप्शन में है नहीं, 1986 में आपका 14 जनवरी को 1986 में गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रारंभ होने के लिए बात पूछ रहा हूँ। अगला प्रश्न आप देखेंगे 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हेन डिड द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी विश्व 58 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 5 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे लगातार पूछा था हर परीक्षा में। क्लियर। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बड़ी तीव्र गति से मैंने आपको प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है? पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग द एटमॉस्फियर ग्रीन हाउस इफेक्ट। 60 नंबर प्रश्न क्या है कि वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य कारण क्या है भाई इनमें से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर इसका भी, वातावरण द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होता है। विकिरण जो होते हैं ये पराबैंगनी जो विकिरण होते हैं, इनको अवशोषित करता है कौन? आपका ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर की बात है। ये आपसे प्रश्न दूसरा कि वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के मुख्य कारण, तो उसमें जो अवरक्त विकिरणें होती हैं वो रुक जाती हैं, अवशोषण हो जाता है उसका वातावरण के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, और उसका पुनः उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी 60 का। 61 नंबर प्रश्न है आपका, वेयर वाज द मिट्टी बचो मतलब मिट्टी बचाओ यानी सेव द सोइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था बताएं? तो ये शुरू हुआ था भाई कहाँ पर? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ये शुरू हुआ था आपका 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ओके, कब शुरू हुआ था मिट्टी बचाओ आंदोलन? 1977 में। 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आप देखेंगे 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक्सपेंड द टीम आईपीसीसी, मतलब कि एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी, यानी कि आईपीसीसी शब्द का विस्तार करें, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी होगा। कई बार पेपर के मतलब एक क्वेश्चंस में आपके जो उपयुक्त क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसी में आपसे ये जो है डायरेक्ट इसका उत्तर भी आपको मिला है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है भाई? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खास करके जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी गैस है जो ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखें 64 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है? तो कौन बना है भाई? हिमाचल प्रदेश बना है। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आप देखेंगे 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अ फ्लैश फ्लूड इज अ फ्लूड दैट, अ फ्लैश फ्लड एक बाढ़ है जो आकस्मिक बाढ़ है, एक प्रकार से एक नदी की बाढ़ के बजाय भारी वर्षा के कारण से होता है,
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो सकता है। अचानक भी होता है, अचानक और अप्रत्याशित रूप से थोड़े समय के लिए होता है, बिल्कुल ये भी आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी ये दोनों इसका हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए होता है, अचानक होता है ये बाढ़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर। और ये जो है भारी वर्षा के कारण से होता है, थोड़े समय के लिए होता है, अचानक भी होता है, अप्रत्याशित भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी भी हो सकता है। सी के लिए ज़्यादा मेरा हिसाब तो सी पर जा रहा है, लेकिन ए पर भी, चूँकि भारी वर्षा हैवी रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा बेटर होगा। ए या सी दोनों करेक्ट आंसर आपके हो सकते हैं, ठीक है, ए भी हो और सी भी हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यानी जब भारी वर्षा से अचानक में बाढ़ आ जाती है वही होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन द फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लूडिंग, यानी भविष्य में निम्नलिखित में से किससे बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना, जनसंख्या वृद्धि से, बिल्कुल शहरीकरण से भी, जलवायु परिवर्तन से भी, यानी इन सभी से जो है बाढ़ बढ़ने की संभावना ज़्यादा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम यूज्ड टू रिफर द साइक्लोन दैट फॉर्म इन इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवात को संदर्भित करने के लिए किस नाम का उपयोग किया जाता है। तो भाई उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सिस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है, टू मेजर अर्थक्वेक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द मूवमेंट ऑफ अर्थी मटेरियल्स फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड, यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उच्च क्षेत्र से निचले क्षेत्र में मिट्टी के पदार्थों की गति को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं भूस्खलन, यानी कि लैंड स्लाइड बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेयर वाज द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स विच केस डेथ टू द मिलियंस ऑफ लाइव्स, यानी परमाणु बमों का पहला हमला, पहला प्रयोग कहाँ हुआ था जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, अमेरिका ने किया था, ये जापान का शहर है हिरोशिमा नागासाकी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया भाई। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1973 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 72 नंबर प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन केसेस वेरियस डिसीजेस रिलेटेड टू द जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो वो आपका वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, एयर पोल्यूशन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 73 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। फटाफट से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है भाई। तो महासागर जो है ये, यानी ओशियन, ये विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज ओशियन। ओके, अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना कब हुई थी भाई। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2004 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, 11 से 14 अगस्त के बीच। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इज गिवन बाई, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी भाई, ये दी गई थी नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में हॉटस्पॉट की, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, नॉर्मन मायर्स। क्लियर, इस प्रकार से आपके 75 प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए। बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे कल से ही, और कल से ही आ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपका ये सॉल्व करवा दिया जाए। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि इसीलिए कोई वीडियो तो आपकी पहले ही बन जाती, लेकिन जो है मैं थोड़ा सोचता हूँ ताकि आपको पहले पता चल जाए कि आपकी आंसर की कब अपलोड होने वाली है। ओके, चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का
और इसके अलावा हिंदी साहित्य का, सोशियोलॉजी का और अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने डीडीयू का भी, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का भी लिखित पेपर चल रहा है उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर डालने का जो है डाल दिया है। और इसके अलावा जो महाराजा सुहेल देव का पेपर मैंने डाला है, सुहेल देव वाला पेपर देख लीजिएगा सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय वालों, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि उसका भी पेपर लिखित हुआ था, आपका भी पेपर लिखित हो रहा है। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया, डीडीयू का तो सॉल्व करवाया, ये दोनों ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।